आज फिर से आपका स्वागत है आपकी क्लास फिजिक्स क्लासेस के अंदर। आज का जो टॉपिक है बेटा अपना वो रहेगा बेटा हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। काफी अपने इस लेसन का पार्ट्स कर चुके हैं, लेकिन ये एक कोई बढ़िया एक टॉपिक हो रहा है आपका आज कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, जो आज अपने इसको कवर करके जाएंगे। आखिरकार हमें इस नियम को करने की जरूरत क्यों पड़ी? दो आवेशों के ऊपर लगने वाले बल का हम मान ज्ञात कर रहे थे बेटा, तो हमें कूलाम का नियम की आवश्यकता पड़ी। अब देखो बेटा, इसको सदिश रूप में चेंज क्यों करना पड़ा? तो हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले कूलाम के नियम का अब कई जने तो पता है क्या कह रहे होंगे कि सर सिर्फ डेरिवेशन करवा रहे हैं, वो तो आते नहीं। अरे चेक कर लेना, एग्जाम में डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल। अरे न्यूमेरिकल की भी क्लास लगाऊंगा, कम से कम डेरिवेशन तो करो पहले, सीधा न्यूमेरिकल करने से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अवश्य करना पड़ता है। अब देखो बेटा, हमें ये आवश्यकता क्यों पड़ी करने की? बिकॉज देखो कूलाम का नियम क्या था, एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर की स्क्वायर। हम जानते हैं कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, और जबकि आवेश क्या है बेटा, एक अदिश राशि, और दूरी भी क्या है बेटा, एक अदिश राशि। क्या कभी भी सदिश राशि और अदिश राशि बराबर में लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती। लेकिन अपने क्या करते रहते हैं, लगातार लिखते जरूर रहते हैं कि ये जी सदिश रूप भी जी डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना है, एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपन में आर स्क्वायर लगाया और हमारा हल होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ये सही बात है? तो हमारा थोड़ा सा मोटिव क्या रहना चाहिए कि हर चीज को उसी फॉर्म में लें ताकि हमारा काम बिल्कुल क्या हो बेटा, परफेक्टली वे से हो। तो इस राशि को, इस तरफ की अदिश राशि को सदिश राशि में परिवर्तित करने के लिए मैंने क्लास 11th में बताया था कि एक हम एकांक सदिश के साथ मल्टीप्लाई लगाते हैं। किसके साथ? एकांक सदिश के साथ मल्टीप्लाई लगाया जाएगा। हम किसके साथ मल्टीप्लाई लगाते हैं? इसका एकांक सदिश के साथ मल्टीप्लाई लगाया जाता है। तो ठीक है, हमें इतना पता चल गया कि एकांक सदिश के साथ मल्टीप्लाई लगाना है। अब कईयों के तो महान हस्तियों को तो ये भी नहीं पता होता कि एकांक सदिश क्या होता है। तो एकांक सदिश लास्ट ईयर आपने पढ़ा था और यहां पर भी लिख देता हूं। एकांक इस सदिश बराबर में आएगा, इसको ए कैप से दर्शाते हैं। ए कैप बराबर में ए का ए वेक्टर अपॉन में ए का मापांक क्या कहलाता है बेटा? हमारा एकांक सदिश कहलाता है। अब हमें यह देखना है कि हम किस एकांक सदिश के साथ मल्टीप्लाई लगाएं। बिकॉज इन सभी को हम क्या करेंगे बेटा, एक सदिश राशि में परिवर्तित करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या लिया, माना मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस ले लिया बेटा। सबसे पहले क्या लिया, एक एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं बेटा। और इस एक्स और वाई एक्सिस के अंदर हम दो आवेश लेते हैं। एक आवेश तो लेता हूं बेटा मैं Q1 और दूसरा आवेश ले लेता हूं बेटा मैं Q2। तो अगर ये लाइनें भी अगर हैंड टू हैंड लिखते हैं तो बेटर लिखेगा। माना दो आवेश Q1 तथा Q2, Q1 तथा Q2
मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित हैं। कुछ दूरी पर स्थित हैं। अब ये जो मूल बिंदु है ये रहा बेटा, इसको 0 0 नाम दिया जाएगा बेटा। अब इस पॉइंट के लिए हमें 6 लाइनें याद रखनी है बेटा, बिकॉज हम सभी चीजों को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला जो पॉइंट लिखेंगे बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूं 6 पॉइंट लिखाऊंगा और 6 के 6 अगर याद हो गए तो हमारा जो कूलाम का सदिश निरूपण है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मूल बिंदु O से Q1 का स्थिति सदिश, क्योंकि हर चीज मैं इस दिश में बोलूंगा बेटा, Q1 का स्थिति सदिश क्या निकल के आएगा बेटा, R1 वेक्टर। तो इसी चीज को हम डायग्राम के अंदर अगर दिखाना चाहते हैं तो ये रहा बेटा, मूल बिंदु से R1 दूरी के ऊपर Q1 का स्थिति सदिश, ये हो गया बेटा R1 वेक्टर। ठीक है, बात बिल्कुल पता चल गई कि हाँ हमारे मूल बिंदु से इस तक की ये जो दूरी है वो सदिश रूप में आ गई। दूसरा पॉइंट, मूल बिंदु O से Q2 आवेश, बेटा आवेश ही है, Q2 आवेश का स्थिति सदिश ये आ जाएगा बेटा हमारा R2 वेक्टर। ये भी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई, तो हमने इस चीज को भी यहां पर दिखा दिया बेटा। ओके जी, पता चल गया। अब थर्ड पॉइंट क्या लग रहा है, बिकॉज ये दोनों आवेश अगर एक ही नेचर के हैं, मतलब प्लस प्लस के हैं चाहे प्लस माइनस के हैं, एक दूसरे के ऊपर बल तो अवश्य ही लगाएंगे बेटा। ये एक दूसरे के ऊपर बल तो अवश्य ही लगाएंगे। तो बल की दिशाएं कौन कौन सी होंगी, थर्ड पॉइंट लिखते हैं बेटा अपने, वो क्या लिखते हैं, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, नंबर 1 लाइन तो ये लिखेंगे। नंबर 2 लाइन इसके लिए ये लिखेंगे कि आवेश Q2 के द्वारा या Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल। देखो हमारा सिंपल सा पॉइंट यह आता है कि आवेश Q1 के द्वारा Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल और आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल, हमें ये देखना है। तो सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आता है कि जो आवेश Q1 है वो Q2 के ऊपर बल लगाएगा, और जब ये इसके ऊपर बल लगाएगा और वो बल इस तरफ लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसको धकेलने का प्रयास करे। अब कई तो जैसे जिन्होंने पंगे लेने होते हैं बेटा बच्चों ने क्लास के अंदर, वो पता है क्या कहेंगे, उसका सर बल तो ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, अरे सभी जगह लग सकता है महानुभावों। तो वो क्या होता है, Q1 जब अपने बल ही इस दिशा में, ये काम ही इस दिशा में कर रहा है तो हम इसी दिशा में दिखाएंगे ना। तो हमारा क्या आ जाता है कि Q1 के द्वारा Q2 पर जो लगाया गया बल है वो मैं दिखा रहा हूं बेटा कुछ रेड मार्कर के साथ ही, ऐसे। और मैं इस बल को नाम देता हूं बेटा F21 वेक्टर। और मैं यहां पर भी लिख देता हूं F21 वेक्टर, यानी कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल।
एक के द्वारा दो पर लगा बल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। वन बाय वन एक स्टेप के साथ समझाऊंगा बेटा। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगाएगा। अब Q2 भी क्या लगाएगा बेटा, Q1 के ऊपर बल, तो वो बल की दिशा हमने कुछ ये दिखा दी बेटा। और ये जो बल आ गया उस बल को नाम दिया बेटा F12 वेक्टर, यानी कि दो के द्वारा एक पर लगा बल। लिख देते हैं F12 वेक्टर। चार की चार बातें बड़ी अच्छे ढंग से समझाई गई हैं बेटा। उम्मीद है समझ में भी आई होंगी बेटा। अब हमें जब बल लगा रही हैं ये, तो ये दूरी भी तो पता होनी चाहिए बेटा हमें कि Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या और Q2 से Q1 की दूरी क्या है बेटा। तो जो पांचवी लाइन लिखता हूं बेटा मैं, वो ये लिखता हूं कि आवेश Q2 से Q1 का स्थिति सदिश, एक तो ये पॉइंट लिख देंगे और छठा जो पॉइंट लिखेंगे बेटा वो ये लिखेंगे कि आवेश Q, अरे सॉरी यहां पर अपनों ने क्या लिख दिया, Q1 ही ले लिया, Q2 से Q1। अब Q1 से Q2 का स्थिति सदिश ये निकालना पड़ेगा। और ये निकलेंगे कहां से, ये निकलेंगे हमारे क्लास नंबर 11th के त्रिभुज के नियम से। ये जो काम निकलेगा वो कहां से निकलेगा बेटा, हमारे त्रिभुज के नियम से। उम्मीद है बड़ी अच्छे ढंग से हर एक पॉइंट समझ में आ रहा हो। अब त्रिभुज का नियम जब लगाना है, इसको मूल बिंदु मैंने नाम दिया बेटा O, इस बिंदु को नाम दिया बेटा मैंने A, और इस बिंदु को नाम दिया बेटा मैंने B। अब आवेश Q2 से Q1 का जो स्थिति सदिश है, मैं इसके ब्रैकेट में यहां पर एक लाइन लिख देता हूं छोटी सी, B से A की तरफ, B से A की तरफ, और Q1 से Q2 के लिए तो बेटा A से B की तरफ। अगर ये हमारी दूरियां निकल गई तो हम बहुत कुछ करना सीख जाएंगे और हमारा सब कुछ किस में परिवर्तित होकर के आ जाएगा बेटा, सदिश रूप में चेंज होकर के आ जाएगा बेटा। और ये आपका लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही नामात्र सी चीज रहेगी। फिर अपने कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैद्युत फ्लक्स, और एक दिन बीच में न्यूमेरिकल की क्लास जरूर आएगी, वो भी लगाऊंगा बेटा। अब अगर ये हमारी दूरियां देखो 6 पॉइंट करके इसलिए लिखा है, नहीं तो मैं तो बेटा एक ही लाइन एक ही पैराग्राफ के अंदर छिपा देता सब कुछ। लेकिन रीजन ये है ताकि हमें हर चीज वन बाय वन स्टेप में समझ आती रहे। 6 बिंदु 6 स्टेप के अंदर काम खत्म बस। अब हमें निकालना है बेटा आवेश Q2 से Q1 का स्थिति सदिश, फिर आवेश Q1 से Q2 का स्थिति सदिश। तो इस चीज को मैं यहां पर लिखता हूं बेटा, यहां पर थोड़ा सा के, या अपने यहां पर ही लिख देते हैं। एक होता है बेटा त्रिभुज का नियम, बिकॉज यहां पर थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगा कवर बेटा। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, आर वेक्टर बराबर में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये हमारा किसका नियम था बेटा, त्रिभुज का नियम था। अब आर वेक्टर बराबर में पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर से मतलब क्या होता है, मान लो ये हमारा एक क्या है बेटा आर वेक्टर, या अपने एक बार इसको ना ही दर्शाते हैं आर वेक्टर, और एक बात करते हैं बेटा अपने सिंपल सी की हमने लास्ट ईयर कुछ ऐसा एक त्रिभुज का नियम पढ़ा था। एक त्रिभुज बनाते होते थे,
नहीं तो ऐसे करते हैं, रुको, ये 4 पॉइंट मैं मिटो रहा हूं बेटा आपके लिए, 4 पॉइंट मिटो दूंगा ताकि हमारा जो डायग्राम है वो आसानी से बन सके। हो सका तो मैं ये 2 ही पॉइंट मिटाऊंगा ताकि मेरा काम तो चल जाएगा बेटा यहीं पर ही। चलो और हमने लास्ट ईयर ये पॉइंट पढ़ा था, ये माना मैंने बेटा पी वेक्टर, इसको माना बेटा मैंने क्यू वेक्टर, और इसको मान लिया बेटा मैंने आर वेक्टर। तो इसका कहने का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि इन दो भुजाओं का योग, वो कौन सी दो भुजाएं होंगी जिनका टैल और ये जो सिर है बेटा उसको अपने हेड कह देते हैं, जहां पर टैल से टैल टकरा जाए और हेड से हेड टकरा जाए वो इन दोनों भुजाओं का परिणामी मान होता है बेटा। ठीक है, और क्योंकि दिशा निर्धारित होगी हमारी कि हाँ इसी दिशा में काम हो रहा है, हमें यहां तक की बात तो क्लियर आ चुकी होगी भी ये नियम कैसे लगा। अब ये नियम लगाया है तो हम इसको समझेंगे, इसका नियम लगाने से मतलब ये है हम बी से ए तरफ की दूरी और ए से बी तक की दूरी को निकाल सकेंगे। तो मैं यहां पर नंबर 1 पॉइंट लगाऊंगा और लगाऊंगा बी से ए तक की दूरी, और वो भी सदिश रूप में निकालूंगा। ध्यान से देखते रहना अभी कैसे निकलेगी वो हमारी। अब देखो बेटा इसी चीज को दर्शाने के लिए मैंने रेड मार्कर से डॉटेड लाइन कर रखी, मूल बिंदु से देखो बेटा सब कुछ। ये R1 वेक्टर हो गया बेटा। इसी प्रकार एक मैंने रेड मार्कर से और लाइन ले रखी है, इसको मैंने R2 वेक्टर दे रखा है। ये O है, ये A है, और ये है बेटा B। अब आप काम कहां से कर रहे हो, B से A की तरफ जा रहे हो, तो मैंने जो नया वेक्टर बनाया वो कहां से बनाया बेटा, B से A की तरफ। अब आप खुद बताओ इसके अंदर त्रिभुज का नियम कैसे लगेगा। तो त्रिभुज का नियम देखो बेटा कहां से लगेगा, ये टैल स्टार्ट हुई, ये हेड स्टार्ट हुई, ये हेड और सॉरी यहां पर टैल और फिर यहां पर हेड, और हेड से हेड यहां पर टकरा रही है। ठीक है, तो आप खुद बता सकते हो कि जो त्रिभुज का नियम बनेगा वो ये बनेगा, ओ ए वेक्टर बराबर में, यहां पर आर वेक्टर क्या है बेटा, ओ ए, ये बराबर किसके हैं बेटा, ओ बी वेक्टर प्लस, एक बात बड़ी ध्यान से है कि बी ए ही आएगा, यहां पर ए बी नहीं आ जाएगा। अब हमें पता है ओ ए वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास, R1 वेक्टर। ओ बी क्या है बेटा हमारे पास में, ओ बी है हमारे पास R2 वेक्टर, प्लस ये वैल्यू आ जाएगी बेटा बी ए वेक्टर। तो हमें मान तो निकालना है बेटा बी ए वेक्टर का। अब बी ए वेक्टर किसके बराबर में आएगा, अब आप खुद देख सकते हो, बी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, बी ए वेक्टर होगा बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर के। भाई जी समझ में आई ये बात, ये इस तरफ आ गया बेटा R1 माइनस R2 वेक्टर। उम्मीद है बड़ी अच्छे ढंग से ये बात समझ में आ गई, यानी कि आप कहां से कहां चले बेटा, Q2 से Q1 की तरफ जो ये दूरी आई बेटा वो आ गई बेटा हमारी R12। अगर मैं इस दूरी को यहां पर दिखाना चाहता हूं तो मैं ब्लैक मार्कर के साथ इसको शो कर रहा हूं, और ये दूरी है बेटा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस दूरी को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं R
Q1 वेक्टर। तो हम यहां पर लिखेंगे आवेश Q2 से Q1 का जो स्थिति सदिश है वो है बेटा R1 वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, और या इसको लिख सकते हैं बेटा हम R21 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि आप दो से कहां पर जा रहे हो बेटा, एक की तरफ जा रहे हो। जैसे बल लग रहा था ना दो के ऊपर एक के कारण लगने वाला बल, वैसे ही ये बात है कि दो से आप चल रहे हो बेटा एक की तरफ। उम्मीद है बात बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होगी। तो ये जो दूरी आ गई वो आ गई बेटा आर, जो F12 की दिशा में जो दूरी आई है वो आई है R1 माइनस R2 वेक्टर, और ये आ गई बेटा R21 वेक्टर के बराबर में। बहुत ही सही ढंग से बेटा आपको ये बता दिया गया है। अब इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, और वो नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा हमारा कहां से कहां तक के लिए, सेकंड पॉइंट ए से बी की तरफ। ए से बी तरफ। बाकी तो देखो हर चीज को मैं वैसे ही बना दूंगा। ये हमारा R1 वेक्टर, ये हमारा क्या आ गया बेटा R2 वेक्टर। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, ये मूल बिंदु O भी बना देता हूं। ये A और ये B, A से कहां पर जा रहे हो, B की तरफ जा रहे हो। तो ब्लैक मार्कर से फिर इस लाइन को, हेड को यहां पर ड्रॉ कर दो, और ट्रायंगल रूल फिर से चल रहा है। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, OB वेक्टर बराबर में क्या लिख दिया जाएगा बेटा, OB वेक्टर बराबर में OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब OB की वैल्यू आप सभी को पता है R2 वेक्टर, और OA की वैल्यू भी पता है R1 वेक्टर। हमें निकालनी है AB वेक्टर की वैल्यू। ये आ जाएगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा बेटा AB। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से ये टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा यहां तक की। तो हम यहां पर जो ये दूरी लिखेंगे वो दूरी लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम R12 वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस दूरी को मैं ब्लू मार्कर से दर्शा देता हूं, A से B तक की दूरी को। और ये जो दूरी आ गई वो आ गई बेटा हमारी R2 माइनस, सॉरी बेटा, हाँ जी, R2 माइनस R1। इस चीज का मतलब आप एक से कहां पर जा रहे हो बेटा, दो के ऊपर जा रहे हो। इसका मतलब है आप दो से एक की तरफ जा रहे हो, एक से दो की तरफ जा रहे हो। उम्मीद है बहुत ही अच्छे ढंग से ये टॉपिक आपको अभी तक समझ में आया होगा। बस ये 3 या 4 मिनट में उम्मीद है मैं आपको ये टॉपिक खत्म करके दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, बाकी सब पॉइंट आ चुके हैं बेटा, हमारा एवरीथिंग सब कुछ आ चुका है हमारे यहाँ पर। अब करना क्या है, बस वो देखो। हाँ जी देखो बेटा, अब यहां पर लगाएंगे हम कूलाम का नियम। अब क्या लगाएंगे, कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या कहता है, हमें पता है F। अब बेटा देखो दो तरीके से कूलाम का नियम लगाएंगे, एक तो F21 के लिए और एक F12 के लिए। सबसे पहले मैं लगाता हूं बेटा F12 वेक्टर के लिए, के Q1 Q2 ओवर, अब R स्क्वायर होता था लेकिन हमने स्पेशली इसकी क्या निकाली है बेटा,
स्थिति सदिश निकालनी है, और इनके जो स्थिति सदिश आएंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास। देखो आप F12 की बात कर रहे हो, तो आप जब इस तरफ जा रहे हो तो वो कौन सी दूरी आ रही है बेटा, R21 वेक्टर की होल स्क्वायर, और इकाई जो सदिश होगा वो भी कैसा आएगा बेटा, R21 कैप। ये जो हमारा इकाई सदिश आ गया वो भी यही आ गया। इक्वेशन नंबर 1 देंगे बेटा। अब ये तो आ गया F12 के ऊपर। इसी प्रकार जो हम काम करेंगे वो करेंगे बेटा F21 के ऊपर। यहां पर भी क्या लिख करके, कूलाम का नियम, और यहां पर लिख देंगे F21 वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर की होल स्क्वायर और R12 का कैप। रीजन देखो, इस दिशा में F21 की दिशा में ये जो दूरी है वो है R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 को क्या लिखते हैं, R12 वेक्टर। इसको समीकरण नंबर दे दिया बेटा 2। अब एक बात देखो बेटा, ये जो ब्लैक मार्कर का टॉप साइड है वो ऊपर की तरफ है, और ये जो मार्कर का ब्लू मार्कर का टॉप साइड है वो नीचे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बट ये जो दूरियां हैं वो बराबर में है बेटा, क्योंकि त्रिभुज का नियम लगा दिया बेटा हमने, तो दूरियां एक जैसी आ गई। अब हम यहां पर ये पॉइंट लिख देंगे कि R12 जो वेक्टर है वो माइनस है बेटा किसके बेटा, R21 वेक्टर की। या तो ये लिख सकते हो, या बच्चे पता क्या कहते हैं, क्या ऐसे क्यों लिखते हो, मैं क्या देता हूं ऐसे लिख देता हूं बेटा, मैं R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर। अरे कोई समस्या वाली बात नहीं आती है, दोनों ही पॉइंट हमारे सही है। इसको इक्वेशन नंबर क्या देता हूं बेटा मैं 3rd। इसीलिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक ही बिंदु लिखता हूं और ये वाला बस। अगर हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आता है तो ये हमारा वैसे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हो कोई समस्या नहीं है, मैं 2 में रख रहा हूं, तो ये वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारे पास, F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर किसके बराबर में, माइनस का R21। अगर ये चीज चेंज हो रही है तो हमारा ये जो इकाई सदिश है वो भी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 नहीं देते। अब इसको लिखते हैं, ये भी माइनस का ही तो है बेटा। ये वैल्यू आ गई बेटा F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R21 वेक्टर की होल स्क्वायर बराबर में, और यहां पर माइनस का सिंबल चल रहा है R21 वेक्टर कैप। ये समीकरण नंबर आ गई बेटा 4। उम्मीद है बड़े अच्छे ढंग से ये बात आपको समझ, और न्यूमेरिकल आते हैं बेटा इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, तब हमें ये फॉर्मूले लगाने होते हैं, ये वाले जो नीचे फॉर्मूले लिख रहा हूं। नहीं तो कई बार R1 माइनस R2 भी करना जाता होता है तो हमें कोई समस्या नहीं आती है, इसीलिए ये काम करवाया जा रहा है। उम्मीद है बहुत अच्छे ढंग से ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब हम समीकरण समीकरण 4 व 1 की तुलना से अब मैंने कंपैरिजन कैसे कर पाया वो देखो, यहां पर K मौजूद, यहां पर K मौजूद, यहां पर Q1 मौजूद, यहां पर Q1, यहां पर Q2, यहां पर Q2, यहां पर R21, यहां पर R21, यहां पर भी R21, यहां पर भी R21। तो ये जो टोटल वैल्यू है हमारी ये वाली बेटा वो किसके बराबर में है, F12 के बराबर में। तो ये जो मान है वो मैं सारा का सारा इस जगह पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, कर सकता हूं।
तो मैं हमारी वैल्यू को क्या लिखता हूं, F12 वेक्टर बराबर में आ जाएगा बेटा F21 वेक्टर बराबर में आ जाएगा बेटा किसके, माइनस का F12 वेक्टर के। डन होगी बेटा बात। यह समीकरण न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया को बताती है। और इसी के साथ हमारा टॉपिक कैसे क्या होता है बेटा खत्म। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा बेटा। तो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।